आ जाओ नीचे, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, यहाँ पे रटने का कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आप अपने वर्ड्स में बेसिक बातों को लिखोगे, मार्क्स मिलेगा। बस बेसिक बात क्या है वो समझ लो। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्चर, वहां का एनवायरमेंट कैसा है, बिलीव्स कैसे हैं उस कंपनी के, राइट, मोरल्स कैसे हैं, वही हुआ कल्चर। पढ़ो, जो डब्बा दिख रहा है ब्लू कलर का, कॉर्पोरेट कल्चर रेफर्स टू कंपनीज वैल्यूज, बिलीव्स, बिजनेस प्रिंसिपल्स, ट्रेडिशन, वेज ऑफ ऑपरेटिंग एंड इंटरनल वर्क एनवायरमेंट, उसी को कल्चर बोलते हैं। तो क्या क्या कीवर्ड है आपके, कंपनी का वैल्यू, बिलीफ, प्रिंसिपल, बिजनेस प्रिंसिपल्स, ट्रेडिशन, कैसे काम कर रहा है, और इंटरनल वर्क एनवायरमेंट। फाइन, नीचे आओ, वेयर डज कॉर्पोरेट कल्चर कम फ्रॉम। अब ये कॉर्पोरेट कल्चर आता कहाँ से आएगा, जो नॉर्मल प्रैक्टिसेस है बिजनेस के उससे आएंगे, एथिकल स्टैंडर्ड से आएंगे, राइट, जो पॉलिसीज है उससे आएंगे, जो स्टेक होल्डर के साथ वो रिश्ता मेंटेन कर रहा है उससे आएगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्रेडिशन है उससे आएगा, है कि नहीं। जो एम्प्लॉय कैसे हैं, उनका एटीट्यूड कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, वही तो कल्चर बनाता है, और क्या है, राइट। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है उससे कल्चर बनता है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा प्रेशर है एम्प्लॉय के ऊपर तो उसका कल्चर वैसा रहेगा, बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर फ्रेंडली वे में है कि काम भी होता है बट फ्रेंडली भी है तो उसका कल्चर वैसा होगा, राइट। तो एम्प्लॉयज का कैसा एटीट्यूड है, वहां उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे होते हैं, यही सब है कल्चर, करेक्ट। ओके, आ जाओ आपका 1 2 3 4, नीचे से फोर्थ लाइन जो शुरू हो रहा है, ऑल दी सोशियोलॉजिकल फोर्सेस सम ऑफ विच ऑपरेट क्वाइट सबली combine to define an organization's culture, beliefs and practices that become embedded in a company's culture can originate anywhere from one influential individual, work group, department or division from the bottom of the organizational hierarchy or the top. चलो आगे देखो, frequently a significant part of company's culture emerges from the stories that get old over and over again to illustrate some newcomers the importance of certain values and beliefs and the ways of operating. जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है वैसे वैसे लोगों के बिलीफ चेंज हो रहे हैं, है कि नहीं। पहले की जनरेशन कुछ और हिसाब से सोचती थी, अभी की जनरेशन कुछ और हिसाब से सोचती है, और आने वाली जनरेशन कुछ और हिसाब से सोचेगी। तो जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है, लोगों के बिलीफ चेंज हो रहे हैं, वैल्यूज चेंज हो रहे हैं, तो वैसे वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर भी क्या होगा, चेंज होते रहेगा। और जो नया नया चीज लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पहले क्या था, वुमेन ज्यादा काम नहीं करती थी, तो पहले के एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में वुमेन बहुत ही कम थी, लाइक आउट ऑफ 20 पीपल इफ दे आर, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर 20 लोग काम कर रहे हैं तो हार्डली वहां पे 2 या 3 वुमेन होंगी। लेकिन आज के डेट में इट्स ऑलमोस्ट इक्वल, राइट। तो ये क्या है, जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन को अपना कल्चर भी बदलना पड़ रहा है, करेक्ट। आ जाओ नीचे, कल्चर एली और ऑब्स्टिकल टू स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन। अब ये क्या, कल्चर की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रेटेजी है उसमें कोई दिक्कत आ सकता है। एक ऑर्गेनाइजेशन जब अपना स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने जाएगी तो कल्चर क्या एक रुकावट बन सकता है उस कंपनी में, यही बात यहाँ पर समझाया हुआ है। पढ़ो आगे, एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज आइदर एन इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर, या तो एक कॉन्ट्रीब्यूटर की तरह काम करेगा या फिर एक ऑब्स्टिकल की तरह काम करेगा। क्यों, क्योंकि जो बिलीफ है, विजन है, ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस का अप्रोच है, प्रैक्टिसेस है, इसकी वजह से कंपनी का स्ट्रैटेजी या तो उस कल्चर के साथ वर्कआउट हो सकता है या तो नहीं भी हो सकता है। स्ट्रैटेजी कुछ ऐसा आ गया जिससे जो उस कंपनी के अंदर के लोग हैं वो खुश नहीं है, उनके बिलीफ्स मैच नहीं कर रहे, तो स्ट्रैटेजी कैसे एग्जीक्यूट होगा, राइट। When they are compatible, the culture becomes a valuable ally in the strategy implementation and execution. अगर ये बिलीफ्स के साथ ये स्ट्रैटेजी मैच कर गया तो बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत इजीली स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट हो जाएगा, राइट। When the culture is in conflict with some aspects of company's direction, performance targets or strategy, the culture becomes a stumbling block that impedes successful strategy implementation and execution. यहाँ तो बस एक ही चीज वापस से बोला है, अगर लोगों का जो जिस हिसाब से कंपनी आगे बढ़ रही है, जो उनका टारगेट है, एम्प्लॉइज का टारगेट है या उस कंपनी का जो टारगेट है, वो सब अगर स्ट्रैटेजी लोगों के हिसाब से, उस कल्चर के हिसाब से सेट हो गया तब तो बहुत अच्छा बात है, नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, ये कल्चर ही है जो स्ट्रैटेजी के रास्ते में रुकावट बन जाएगा। फाइन, कोई दिक्कत। आगे, रोल ऑफ कल्चर इन स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन। अब यही कल्चर का क्या रोल है स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने में, ये बहुत ही सिंपल सा बात है। स्ट्रॉन्ग कल्चर होगा तो क्या होगा, जो स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन है वो अच्छा होगा। स्ट्रॉन्ग कल्चर मतलब अब क्या हो सकता है, पॉजिटिव वे में सोचो। स्ट्रॉन्ग कल्चर मतलब एम्प्लॉइज आर वेरी मच एक्टिव, कुछ करना चाहते हैं, चैलेंजिंग टास्क लेना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, उनके बिलीव्स पॉजिटिव माइंडसेट है, उनका आगे बढ़ना चाहते हैं,
देखो हर टाइप के लोग होते हैं। एक टाइप के लोग होते हैं जिनका कोई एम्बिशन नहीं है, बस नॉर्मल एक अर्निंग हो, लाइफ चले, इतना है। एक टाइप के लोग होते हैं जिनका एक एम्बिशन है कि मुझे इतना टर्नओवर करना है, या मुझे सैलरी, अगर काम कर रहे हैं जॉब में तो मुझे इस पोजीशन तक पहुंचना है, मुझे एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना है। एक टाइप के लोग होते हैं जिनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, उनका अपना खुद का ही एक दुनिया है। ठीक है, तो जो भी है, हर टाइप के लोग होते हैं, करेक्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो हाँ ठीक है, आप हाँ ठीक है, कुछ लोगों को झगड़ा झमेला करना बहुत पसंद आता है, राइट, थोड़ा सा एकदम क्या बोले एग्रेसिव वाला काम तो होते हैं। तो वही चीज है, स्ट्रॉन्ग कल्चर मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में वैसे लोग हैं जो एम्बिशियस हैं, सॉर्ट ऑफ एम्बिशियस हैं, जिनको मतलब इनकरेज करना इजी है, जिनको रोल मॉडल्स देना इजी है, तो वैसा है तो उसका स्ट्रॉन्ग कल्चर बोलेंगे। वैसे लोग हैं जो एम्प्लॉइज वैसे हैं जो ओनर का बात मानते हैं, जो ओनर से परेशान नहीं है, इरिटेटेड नहीं है, वो बॉस को सच में रेस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो इट इज स्ट्रॉन्ग कल्चर। अगर स्ट्रॉन्ग कल्चर है तो स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन अच्छा होगा, राइट। A culture grounded in values, practices, and behavioral norms that match with what is needed for good strategy execution helps energize people throughout the company to do their jobs in a strategy supportive manner, adding significantly to the power and effectiveness of strategy execution। वही बात जो हम आपको समझाए, क्लियर है, कोई दिक्कत? आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ। A work environment where culture matches the conditions for good strategy execution provides a system of informal rules and peer pressure regarding how to conduct a business internally and how to go about doing one's job। मतलब एक वर्क एनवायरनमेंट जहां पे वो कल्चर कंडीशन उन कंडीशंस के साथ मैच करती है जिससे स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन अच्छा हो पाए। इसके ये कहाँ होता है जनरली, जहां पर इनफॉर्मल रूल्स होते हैं। इनफॉर्मल रूल्स मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, फॉर्मल नहीं है। ठीक है, जैसे बॉस अगर फ्रेंडली है अपने एम्प्लॉइज के साथ तो वहां का कल्चर विल बी गुड, स्ट्रॉन्ग कल्चर होंगे। बट इफ बॉस इज नॉट फ्रेंडली विद द एम्प्लॉय एंड वहां पे बहुत स्ट्रिक्ट है कि बॉस को कुछ बोल नहीं सकते, किसी के थ्रू बुलवाना पड़ेगा, हेड के थ्रू ही बुलवाना पड़ेगा, वहां पे थोड़ा सा क्या होगा, दिक्कत आएगी, राइट। स्ट्रेटेजी सपोर्टिव कल्चर शेप द मूड, टेम्परमेंट एंड मोटिवेशन। इस पे मूड पे भी डिपेंड करता है, एम्प्लॉयज के मूड, जो अपना ये टेम्परमेंट है, मोटिवेशन है, किस तरह से काम हो रहा है, कैसे कस्टमर्स को ट्रीट किया जा रहा है। अगर कस्टमर्स का जो ये है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर कस्टमर सपोर्ट खराब है तो भाई कस्टमर्स भी भड़के हुए होंगे, तो वहां का जो कल्चर है इट वोंट बी गुड, राइट। बट इफ कस्टमर सपोर्ट अच्छा है, कस्टमर्स की जो भी क्वेरीज है वो सुना जाता है, उसको रिजोल्व किया जाता है, उनके हिसाब से उनको रिप्लाई किया जाता है, तो वहां का कल्चर विल बी व्हाट, गुड, करेक्ट। तो ये उस पर भी डिपेंड करता है। अब कोई कस्टमर आया, उसको गुस्सा करके रिप्लाई कर रहे हो, फाइन, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि क्या होगा, वहां का कल्चर धीरे धीरे, अब ऐसा नहीं है कि एक कस्टमर का बात हो रहा है यहाँ पे, इन जनरल बात हो रहा है। अगर आपके पास जो कस्टमर्स अपना क्वेरी लेके आ रहे हैं और आप गुस्सा करके उनको रिप्लाई कर रहे हो, तो द कल्चर इज नॉट गुड, राइट। कल को वो कस्टमर्स भाग जाएंगे, फाइन, या कोई नया स्ट्रैटेजी लेके आओगे तो दे विल बी इरिटेटेड, राइट। जेप्टो मेरे को हर दिन मैसेज करता है, हर दिन 75 रुपीज कैशबैक, 75 रुपीज कैशबैक, और जब जेप्टो खोलते हैं वो कैशबैक नहीं रहता है, कुछ नहीं दिखा रहा है, और फिर मेरे को रोज मैसेज आता है। एक दिन अब उसको मेल की, भाई तुम देता तो है नहीं, तो बार बार मेरे को डेली डेली मैसेज क्यों करता है 75 कैशबैक का, मेल किया हुआ है मेरा, ठीक है। तो मेरे को रिप्लाई आता है, हम लोग तो सभी कस्टमर को कर देते हैं क्योंकि ये प्रमोशनल एक्टिविटी का पार्ट है हम लोगों का, पर सबको मिले ये जरूरी नहीं है। एंड इट वाज सो सच अ बैड रिप्लाई टू मी, मतलब मेरे को बहुत बुरा लगा, सो आई अनइंस्टॉल्ड सबको, ठीक है। हाँ, किसी किसी को ही मिलता है, पर मैसेज फिर तुम उसी को करो ना जिसको तुम दे रहे हो, लाइक मेरा लॉजिक बोला। हाँ वही वही फ्री कैशबैक, फ्री कैश का ही बात कर रहे हैं, नॉट कैशबैक। हाँ हमेशा नहीं मिलता है, लिमिटेड टाइम अलग बात है, हमेशा नहीं मिलता है। कंजिक्यूटिव मेरे पास है, लाइक फोन तो नहीं शो कर पाएंगे स्क्रीन पे, नो डेली डेली मैसेज आ रहा है 75 कैश, 70 फ्री कैश, 75 रुपीज का, ठीक है, एवरी डे। एंड जब हम ओपन कर रहे हैं तो है नहीं, तो भाई तुम डेली क्यों मैसेज कर रहे हो, मेरा वो लॉजिक था, ठीक है। तो एक दिन हम इरिटेट होकर मेल कर दिए, एंड इवन आई गॉट द रिप्लाई फ्रॉम देम, दिस टाइप ऑफ रिप्लाई कि इट इज अ पार्ट ऑफ आवर प्रमोशनल एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट डे हम वो खोल के रखेंगे, कभी वैसा मौका होगा ना तो या तो इस पे शॉर्ट्स बना के डाल देंगे, तो देखना मेरा मेल पे रिप्लाई आया हुआ है, क्या लिखा हुआ है इस पे, ठीक है। चलो तो इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप किस तरह से कस्टमर को रिस्पॉन्ड कर रहे हो, कैसा आपका स्ट्रैटेजी आपने लगाया है, ये सब भी कल्चर फ्रेम करता है, फाइन, क्लियर हुआ, ओके चलो।
आगे इसमें दोनों एग्जांपल हो गए, एक जन अनसैटिस्फाइड, एक अनसैटिस्फाइड। यस, एक जन सेटिस्फाइड एक जन नॉट सेटिस्फाइड है, करेक्ट। चलो आ जाओ नेक्स्ट पेज। चलो नेक्स्ट पेज को रीड करेगी सुकन्या, रीड करो। मेरा अलग है। हाँ कोई बात नहीं, जो कंटिन्यू कर रहे हैं। यस Parent of strategy culture conflicts. राइट। When a company's culture is out of sync with what is needed for strategic success, the culture has to be changed as rapidly as can be managed. This, of course, presumes that it is one or more aspects of the culture that are out of whack rather than the strategy. रुक जाओ, बेसिकली यहाँ पे हम लोगों को यही समझाया जा रहा है कि स्ट्रैटेजी और कल्चर इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बता रहे हैं कि अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में बताया कि अगर कंपनी का जो कल्चर है वो सिंक में नहीं है, जैसा आप स्ट्रैटेजी लगा रहे हो उसके सिंक में नहीं है, तो कल्चर को क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको स्ट्रैटेजी लगाना है और आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर आपके स्ट्रैटेजी के साथ सिंक नहीं हो रहा है, दोनों अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन है कि आप अपने कल्चर को बदलो, समझ आया, ताकि वो स्ट्रैटेजी के साथ सिंक हो पाए। अब जब आप करेक्ट करोगे, अब थोड़ा करेक्ट आपको स्ट्रैटेजी को भी करना पड़ेगा, थोड़ा करेक्ट आपको कल्चर को भी करना पड़ेगा, राइट। तो जब आप ऐसा करोगे तो उस बीच में क्या हो सकता है, उस बीच में बहुत सारा गड़बड़ भी हो सकता है, मिसमैच भी हो सकता है, राइट। तो उसी को आपको संभालना पड़ेगा, आपकी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करके उस वीकनेस पे वर्क करना पड़ेगा। क्लियर है, यही बात आपको यहाँ पर समझाया हुआ है, समझ आया, क्लियर है। आ जाओ नीचे, क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग फिट बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड कल्चर, यही सोल्यूशन है। It is the strategy maker's responsibility to select a strategy compatible with the sacred or unchangeable parts of prevailing corporate culture. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कोई पार्ट ऑफ कल्चर ऐसा है जिसको चेंज किया ही नहीं जा सकता है, तो भाई इस चीज को कंसिडर करके ही स्ट्रैटेजी बनाओ ना, है कि नहीं। तो ये काम किसका है, ये काम है जो स्ट्रैटेजी बना रहा है उसका, फाइन। इट इज द स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटर्स टास्क, जो स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर रहा है उसका काम है कि एक बार स्ट्रैटेजी चूज हो गया तो उसके बाद जो जहां कल्चर में चेंज चाहिए था वो लेकर आए। ये काम किसका है, जो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर रहा है। मेकर का काम क्या था, जो अनचेंज कल्चर है उसको ध्यान में रख के स्ट्रैटेजी बनाए। अब एक बार स्ट्रैटेजी बन गया तो ये इम्प्लीमेंटर का काम है कि वो क्या करे, जो थोड़ा बहुत चेंजेस और जरूरी है कल्चर में वो करे। क्लियर है, उसको करने का रास्ता ढूंढे, फाइन। आगे, चेंजिंग अ प्रॉब्लम कल्चर, अब यहाँ पे वही समझाया हुआ है कि जब आप कल्चर को चेंज कर रहे हो तो उसमें क्या क्या चीजें आती है। बहुत ही सिंपल सा बात है, कल्चर चेंज करना आसान है क्या, बहुत टफ है। इट इज वन ऑफ द टफेस्ट मैनेजमेंट टास्क। क्या होगा, हम लोग बात कर रहे हैं तो लग रहा है हाँ कल्चर को चेंज कर देंगे, बट हल्का से भी कल्चर चेंज करना बहुत मुश्किल है, माइंडसेट हो जाता है। क्योंकि माइंडसेट हो जाता है लोगों का, राइट। Changing a problem culture is very difficult because of the heavy anchor of deeply held values and habits people cling emotionally to the old and familiar. जो पहले से चला आ रहा है हम लोग उससे यूज टू हो जाते हैं, तो हम लोग जल्दी चेंज होना नहीं चाहते। अभी जो चला है अपना इंटरकास्ट मैरिजेस, हमारे पेरेंट्स उतने ज्यादा ये नहीं है, फेवर्ड में नहीं है। वाई, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, यही तो रीजन है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, तो दे आर यूज टू देयर टाइम्स, जो उस समय चलता था दे आर यूज टू इट, इनमें इसमें बिल्कुल भी उनकी गलती नहीं है। पर आज की जनरेशन अपने हिसाब से सोचती है, तो आज का कल्चर वैसा बन रहा है। सो ये हो गया क्या, यहाँ पे हो जाता है गड़बड़। अब यहाँ पर जब कोई भी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने जाएगा आज का जनरेशन, तो डेफिनेटली देयर विल बी प्रॉब्लम, राइट। क्लियर हुआ, तो यही चीज यहाँ पर होता है, जो लोग करते आ रहे हैं वही करना चाहते हैं, जल्दी से चेंज नहीं होना चाहते हैं, फाइन। उस माइंडसेट में कंफर्टेबल होते हैं। हाँ, उस माइंडसेट से कंफर्टेबल होते हैं, उस प्रोसेस से कंफर्टेबल होते हैं। जनरली पेरेंट्स को क्यों टेंशन हो जाता है, टेंशन हो जाता है क्योंकि तरीका बदल गया, भाई हमारे टाइम पे ऐसा हुआ था, अब तुम लोग नया कुछ कर रहे हो जिसका हमें आइडिया ही नहीं है। वो हो जाता है, जिसका हमें आइडिया नहीं है तो एक इनसिक्योरिटी हो जाता है। अब कंपनी के अंदर इंप्लॉइज इनसिक्योर हो जाएंगे कि कल को हम ये काम नहीं कर पाए तो मेरी जॉब चली जाएगी, राइट। तो जैसे हम अभी एग्जांपल दिए इंटरकास्ट मैरिजेस, तो पेरेंट्स को चिंता हो जाती है कि अगर ठीक से कुछ नहीं हुआ, मिसमैनेजमेंट हो गया तो बदनामी होगा, नाम खराब होगा, लोगों को हर्ट होगा, रिलेटिव्स को हर्ट होंगे, राइट। तो जो भी है, तो इट्स जस्ट बेसिक थिंग, फाइन। इट क्या लोग क्या कहेंगे, हाँ ठीक है। आगे, द फर्स्ट स्टेप, इसमें स्टेप्स क्या क्या है ताकि आप ये प्रॉब्लम को फेस कर पाओ। द फर्स्ट स्टेप अंडरलाइन करो, इज टू डायगोनाइज विच फेसेट्स ऑफ प्रेजेंट कल्चर आर स्ट्रेटेजी सपोर्टिव एंड विच आर नॉट। सबसे पहला काम है अभी के कल्चर को देखो और ये देखो कि आपके स्ट्रेटेजी में वो कल्चर कौन सा सपोर्ट करेगा और कौन सा अगेंस्ट जाएगा।
ठीक है। दूसरा, देन मैनेजर्स हैव टू टॉक ओपनली to all concerned about aspects of culture that has to be changed. उसके बाद कम्युनिकेट करो, मैनेजर्स को खुलकर बताना होगा। अगर वो खुलकर नहीं बताएंगे तो एम्प्लॉय समझेंगे कैसे? खुलकर बताओ कि देखो ये चेंज लाना जरूरी है। फाइन। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद the talk has to be followed swiftly by visible aggressive action to modify the culture actions that everyone will understand that are needed to establish new culture more in tune with the strategy. सिर्फ बात ही मत करो, एक बार आपने बता दिया खुल के कि ये करना जरूरी है, और अगले दिन से वो एक्शन दिखना चाहिए जिससे ये लोगों को लगे कि आप सिर्फ बात ही नहीं कर रहे हो, आप लोग सच में चेंज लाना चाहते हो, कुछ पॉजिटिव होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छे के लिए ये चेंज आ रहा है। समझ आया? ये अपने एक्शंस के थ्रू अपने एम्प्लॉइज को दिखाओ, आपके एक्शन से वो देखेंगे तब वो काम पे लगेंगे। राइट। आगे, द मेन्यू ऑफ कल्चर चेंजिंग एक्शंस इंक्लूड्स मेन्यू। तो कल्चर चेंजिंग एक्शंस का जो मेन्यू है, मेन्यू मतलब जो एक लिस्ट, वो क्या क्या है? रिवाइजिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीड्योर। आपके जो कल्चर है उसको चेंज करना है तो आपको अपने कंपनी के अंदर के पॉलिसीज एंड प्रोसीड्योर चेंज करने पड़ेंगे। इफ यू वांट कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में वुमेन ज्यादा आए तो आपको अपने पॉलिसीज बदलने होंगे, तो वुमेन के लिए जो सूटेबल टाइमिंग होगा उसके हिसाब से रखो। जैसे अगर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें लेट नाइट वर्क होते थे तो आप वुमेन के लिए थोड़ा टाइम को रिड्यूस करो ताकि लेट नाइट ना हो और वुमेन ज्वाइन करे आपके ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है। फिर मेटर्निटी लीव देना पड़ता है तो उसके पॉलिसीज इंक्लूड करो जो आप में पहले नहीं थे। राइट। तो पॉलिसीज प्रोसीड्योर चेंज करो। फाइन। और क्या क्या कर सकते हो? हाँ, क्या? डे केयर। डे केयर फॉर विमेन, जो किड्स के लिए डे केयर कंपनी में रख सकते हैं, रख सकते हैं। राइट, बिल्कुल रख सकते हैं। फाइन, वो रखो। ठीक है, ये भी पॉलिसीज एंड प्रोसीड्योर का पार्ट है। वेरी गुड। आगे, ऑल्टरिंग इंटेंसिव कॉम्पेंसेशन। यहाँ पे आप अगर चाहते हो कि लोग एक्सेप्ट करें तो आप उनके लिए कुछ रिवॉर्ड रख दो, जो ये काम करेगा उसको ये सर्टेन बोनस या कुछ कमीशन ऐसा मिलेगा। ठीक है। आगे, प्रेजिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग पीपल हु डिस्प्ले द न्यू कल्चरल ट्रेट्स। जो एक्सेप्ट कर रहे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए आप उनको क्या करोगे? उनको सबके सामने एक रिकॉग्निशन दोगे, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, या फिर ये न्यू ट्रेट एक्सेप्ट करने के लिए एक रिकॉग्निशन दिया, एक छोटा सा कुछ भी एक हैम्पर टाइप दिया सबके सामने। सो दिस इज अ पार्ट जिससे लोग देखेंगे अरे उसको मिला, हम भी एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को। राइट। रिक्रूटिंग एंड हायरिंग न्यू मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज हु हैव द डिजायर्ड कल्चरल वैल्यूज। मार्केट में जो लोग भी इस आपके न्यू कल्चर को के हिसाब से काम करने रेडी है उनको हायर कर लो। क्लियर हुआ? रोल मॉडल्स दे दो अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को। फाइन। जो ओल्ड कल्चर के साथ स्टिक हो रखे हैं उनको अपने कंपनी से बोलो कि या तो आप एक्सेप्ट करो या फिर आप चले जाओ, क्योंकि हमें न्यू वर्कर्स चाहिए, न्यू माइंडसेट वाले लोग चाहिए। ठीक है। तो ये सब कुछ और बातें हैं। समझ आया क्या? क्लियर हुआ? पक्का? चलो, नेक्स्ट पैराग्राफ भी आपका उसी के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर भी आपको सेम चीज समझा रहा है थोड़ा और डिटेल में। ठीक है। तो आ जाओ उसको, उस पैराग्राफ को छोड़ के नेक्स्ट पैराग्राफ में। द टास्क ऑफ मेकिंग कल्चर सपोर्टिव स्ट्रेटेजी इज नॉट अ शॉर्ट टर्म एक्सरसाइज। ये हमें भी पता है, ये करने में थोड़ा समय लगता है। शॉर्ट टर्म नहीं है कि 2 दिन 4 दिन या 1 महीना 2 महीना में हो गया, सालों साल लग जाते हैं। ठीक है। तो ये होता है, इसीलिए आप ये मत सोचो कि रातों रात ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। फाइन। जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें तो और ज्यादा समय लगता है, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उतना ज्यादा टाइम लगेगा। लार्ज कंपनीज में, बड़े कंपनीज में क्या होते हैं, 2 से 5 साल जनरली लग जाता है। ठीक है। और अगर कोई कंपनी छोटी है तो वहां पे थोड़ा सा टाइम कम लगता है एज कम्पेयर टू बिग ऑर्गेनाइजेशन। समझ आया? बस यही चीज आपको यहाँ समझाया हुआ है। आ जाओ नेक्स्ट पेज में। 5.51 स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी एग्जाम। एमसीक्यू में आपको यहाँ से डेफिनेटली आराम से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, और बाकी डिस्क्रिप्टिव के लिए तो एज पर अटेम्प्ट। ठीक है। तो एज पर अटेम्प्ट, अगर आपके अटेम्प्ट के लिए रवि सर ने बोला हुआ है इंपॉर्टेंट तो इंपॉर्टेंट है, तो रट देना, नहीं तो कॉन्सेप्ट समझ लो, एमसीक्यू में हेल्प होगा। आगे बढ़े। और अगर आपके एग्जाम के डिस्क्रिप्टिव के लिए इंपॉर्टेंट बोला हुआ है तो आपको याद करना है ये टॉपिक। फाइन। आ जाओ, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। लीडर कौन होता है? जो लीड करता है, यानी एक तरह से समझो जो रास्ता दिखाता है, आगे आगे चलता है, उसके पीछे लोग चलते हैं। राइट। आ जाओ सेकंड पैराग्राफ में। स्ट्रेटेजिक लीडर इज अ चेंज एजेंट हु टू इनिशिएट strategic changes in the organization and ensures that the change is successfully implemented. तो strategic leader वो है जो बेसिकली इन strategic changes को शुरू करता है और चेंज लेकर आता है, इंप्लीमेंट करके दिखाता है। राइट। कोई दिक्कत?
आ जाओ लास्ट लाइन अंडरलाइन करो, मैनेजर्स हैव 5 लीडरशिप रोल्स टू प्ले इन परस्यूइंग इन पुशिंग फॉर गुड स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन। मैनेजर्स के पास 5 लीडरशिप रोल्स हैं ताकि वो अच्छा स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट कर पाए। क्या क्या है? पहला, staying on top of what is happening, closely monitoring progress, solving out issues and learning what obstacles lie in the path of good execution। क्या हो रहा है या पहले से रेडी रहो और समझो, प्रोग्रेस को मॉनिटर करो, कितना प्रोग्रेस हुआ, कितना हम आगे बढ़े हैं, ठीक है। जो इश्यूज है उसको सॉर्ट आउट करो, ये देखो कि क्या क्या दिक्कतें आ रही है उसको सॉर्ट आउट करो, ठीक है। ये काम कौन करता है? स्ट्रेटेजिक लीडर। फाइन, स्ट्रेटेजिक लीडर को ही मैनेजर बोला गया। फाइन, आगे कल्चर, promoting a culture of spread discourse that mobilizes and energizes organizational members to execute strategy in a competent fashion and perform at a high level। कल्चर बनाओ, ऊपर में अभी हम लोग कल्चर के ऊपर बहुत कुछ पढ़ के आए, राइट। तो वो कल्चर बनाओ ताकि आपका स्ट्रेटेजी जो है वो कॉम्पिटेंट वे में एग्जीक्यूट हो पाए। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशन को रेस्पॉन्सिव बनाकर रखो ताकि जो चेंजेस आए, जो चेंजिंग कंडीशंस हैं उस पे ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्ड कर पाए। क्लियर है? न्यू अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताओ, इनोवेटिव आइडियाज लाने का कोशिश करो। फाइन, नेक्स्ट अंडरलाइन करो एथिकल लीडरशिप। एथिकल लीडरशिप रखो, एथिकल काम करो। देखो आप अनएथिकल काम करोगे ना तो डूबोगे, आज नहीं तो कल डेफिनेटली डूबोगे, इसीलिए एथिकल लीडरशिप मेंटेन करना जरूरी है। क्लियर है? और लास्ट, करेक्टिव एक्शंस लो, कहाँ क्या और जरूरी है, क्या क्या और आप बेटर कर सकते हो उसका एक्शन लो। डन, आ जाओ लास्ट पैराग्राफ, लीडरशिप रोल इन इम्प्लीमेंटेशन। अब स्ट्रैटेजिक लीडर्स जो हैं उनको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजिक इंटेंट, स्ट्रैटेजिक मिशन बनाना पड़ता है, तभी वो क्या कर पाते हैं, स्ट्रैटेजी डेवलप कर पाते हैं और इंप्लीमेंट कर पाते हैं। करेक्ट? इसी के बारे में अब आगे बोला हुआ है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो अब इसके बाद है। नेक्स्ट पैराग्राफ छोड़ दो, उसके बाद वाले पेज में आओ, 5.54। ये चार्ट दिख रहा है, वो देखो। इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक लीडरशिप क्या करता है? स्ट्रैटेजिक इंटेंट बनाने में हेल्प करता है, स्ट्रैटेजिक मिशन बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। इस दोनों के बेसिस पे आप एक्शन ले पाते हो। स्ट्रैटेजिक एक्शन जो आपने लिया है उसके ऊपर दो चीज है, दो फैक्टर्स है, एक तो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करना, दूसरा इंप्लीमेंट करना। फाइन, अब इसी दो के बारे में आपको नीचे बोला हुआ है। आप आ जाओ सीधा इस पेज का जो लास्ट लाइन है, अ स्ट्रैटेजिक लीडरशिप हैज सेवरल रिस्पांसिबिलिटीज, अंडरलाइन करो। स्ट्रैटेजिक लीडर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, ये एग्जाम में आपको एज अ सेपरेट क्वेश्चन पूछ सकता है। स्ट्रैटेजिक लीडर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है ये आपको याद करना है, ठीक है। पहला, स्ट्रैटेजिक डिसीजन बनाना, वेरी सिंपल, अंडरलाइन कर लो स्ट्रैटेजिक डिसीजन। दूसरा, पॉलिसीज और एक्शन प्लान बनाना, तो फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड एक्शन प्लान, अंडरलाइन कर लो पॉलिसीज और एक्शन प्लान को। तीसरा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को अंडरलाइन करो ताकि कम्युनिकेशन ईजी हो पाए। चौथा, अंडरलाइन करो मैनेजिंग ह्यूमन कैपिटल। नेक्स्ट, मैनेजिंग चेंज, अंडरलाइन करो। उसके बाद वाला क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग को अंडरलाइन करो, और लास्ट वाला में हाई परफॉर्मेंस को अंडरलाइन करो। तो आप कैसे याद रखोगे स्ट्रैटेजिक लीडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी? सबसे पहले स्ट्रैटेजी बनाएगा, स्टेप वाइज याद रखना इजी होगा। स्ट्रैटेजी बनाएगा, उसके बाद पॉलिसीज एंड प्रोसीड्योर को फॉर्मुलेट करेगा, पॉलिसीज एंड एक्शन प्लान को, ठीक है, ताकि वो इंप्लीमेंट कर पाए इसी स्ट्रैटेजिक डिसीजन को। अब इंप्लीमेंट, ये फॉर्मुलेट तो कर दिया, बताना तो पड़ेगा ना, लोगों को बताओगे, तो इंश्योरिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक बार आपने लोगों को बता दिया तो लोगों को मैनेज करना है, ह्यूमन कैपिटल को मैनेज करो। लोगों को मैनेज करने के बाद जो चेंज आ रहा है उसको मैनेज करो, मैनेजिंग चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक बार आपने लोगों को मैनेज कर लिया, चेंज को मैनेज कर लिया, उसके बाद स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट कल्चर को क्रिएट करो। और लास्ट क्या करोगे? आप कोशिश करो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्मेंस हाई रहे। क्लियर है? स्टेप्स याद हुए? बोलो स्नेहा। वेरी गुड, 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 चेंजेस को मैनेज करना ऑर्गेनाइजेशन को। यस, ह्यूमन का चेंजेस हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का चेंजेस हो गया, फिर कल्चर सस्टेन करना, गुड, एंड उसके बाद हाई परफॉर्मेंस देखना, मेंटेन करना, ठीक है। चल आ जाओ, नीचे में देख रहा है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल, उसके ऊपर अंडरलाइन करो। टू बेसिक अप्रोचेस टू लीडरशिप कैन बी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल एंड
ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे से सुन, लीडरशिप दो तरह से किया जा सकता है। अभी हमने क्या पढ़ा, स्ट्रेटेजिक लीडर कौन होता है और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं, करेक्ट। अब यही लीडर दो तरीके का लीडरशिप स्टाइल फॉलो कर सकता है। क्या क्या लीडरशिप स्टाइल है? पहला है ट्रांसफॉर्मेशनल। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग लोगों को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर्ड करते हैं, ठीक है। अंडरलाइन करो थर्ड लाइन में, एप्रोप्रिएट इन टर्बुलेंट एनवायरमेंट्स। जब एक ऑर्गेनाइजेशन डूबने के कगार पे होती है उस समय लोगों को मोटिवेट करके काम कराया जाता है। क्यों? क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन डूबने के कगार पे है तो एम्प्लॉइज खुद ही बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड है, छोड़ के जा रहे हैं, आधे लोग चले भी गए हैं, राइट। तो उस केस में आप लोगों को डांट के काम नहीं करा सकते हो, उस केस में आप स्ट्रिक्ट रूल्स बना के काम नहीं करा सकते हो, उस केस में आपको उनको इंटरनली उनको मोटिवेट करके काम कराना पड़ेगा, राइट। जैसे अगर कोई पहले से परेशान है, डिप्रेस्ड है, उसको और डांट के कोई काम नहीं कराया जा सकता है, उसको इंटरनली प्यार से मोटिवेट करके काम कराना पड़ता है। वही हुआ ट्रांसफॉर्मेशनल। समझ आया? अंडरलाइन करो, इन इंडस्ट्रीज एट द वेरी स्टार्ट और एंड ऑफ देयर लाइफ साइकिल, इन पुअरली परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन व्हेन देयर इज अ नीड टू इंस्पायर द कंपनी टू एम्ब्रेस मेजर चेंजेस। यहां तक अंडरलाइन करो। तो वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो अभी अभी शुरू हुआ है, एक तो आप समझे टर्बुलेंट एनवायरनमेंट जिसमें है, वहां करना पड़ता है ये लीडरशिप स्टाइल। दूसरा कहाँ करना पड़ता है? जहां वो ऑर्गेनाइजेशन अभी अभी शुरू हुई है, स्टार्ट हुई है, स्टार्टअप्स, वहां पे क्या डांट के काम कराओगे? खुद तो अभी आप शुरू हुए हो, आधे लोग तो खुद ही नहीं आना चाहेंगे एम्प्लॉइज को, आप जिसको हायर किए हो काम करने के लिए उनको मोटिवेट करके काम कराना पड़ता है, करेक्ट। या वो ऑर्गेनाइजेशन जो ठीक से मतलब बहुत पुअरली परफॉर्म कर रही है, फाइन। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स क्या करते हैं? ये लोग एक्साइटमेंट क्रिएट करते हैं, विजन दिखाते हैं कि हम लोग यहाँ जाएंगे, आप भी हमारे विजन के साथ यहाँ पहुंचोगे, ऐसा दिखाते हैं, मोटिवेट करते हैं। कैसे मोटिवेट करते हैं? उनको एक रास्ता दिखाते हैं, मतलब एक इमेजिनेशन करवाते हैं कि तुम यहाँ पर पहुंचोगे, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, इनोवेशन लाने में हेल्प करते हैं। ये सब होता है ट्रांसफॉर्मेशनल में। क्लियर हुआ? और नीचे आ जाओ, ट्रांजैक्शनल में क्या होता है बाबू? ट्रांजैक्शनल में ना थोड़ा स्ट्रिक्ट है, रिवॉर्ड पनिशमेंट वाला सिस्टम चलता है। यहाँ पे मोटिवेशन नहीं कर रहे, यहाँ पे सीधा बोल रहे ये काम किया तो रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं किया तो पनिशमेंट मिलेगा। रिवॉर्ड के खुशी से, मतलब रिवॉर्ड के एक्साइटमेंट से या तो एम्प्लॉइज काम करेंगे और या तो डर से कि पनिशमेंट ना मिले उसके हिसाब से काम करेंगे। ये होता है ट्रांजैक्शनल। ये कब, ये वाला पर्टिकुलर लीडरशिप स्टाइल कब लगाया जाता है? जब वो पर्टिकुलर कंपनी ऑलरेडी स्टेबल है, वेल ग्रोन है, जिसका काम बहुत अच्छा चल रहा है, राइट। वहां पे एम्प्लॉइज खुद ही काम करना चाहेंगे, इसीलिए वहां पे रिवॉर्ड और पनिशमेंट सिस्टम होता है। वहां पे कंपनीज के लीडर्स मोटिवेट नहीं करते हैं लोगों को, वहां पे मोटिवेशन का जरिया है रिवॉर्ड या पनिशमेंट होगी, डर डर क्रिएट करके काम कराना, ये नहीं किया तो निकलो यहाँ से। क्लियर है? तो ये वाला लीडरशिप स्टाइल कब लगता है? ये तब लगता है जब वो पर्टिकुलर कंपनी ऑलरेडी एक स्टेबलाइज पोजिशन पे है। समझ आया? कोई दिक्कत है? क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट पेज, स्ट्रेटेजी कंट्रोल। स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट, फॉर्मुलेट कर दिया, लीडर बना दिए इंप्लीमेंट करने के लिए। अब स्ट्रेटेजी लगाते समय कंट्रोल की भी जरूरत होती है। सीधा आ जाओ इस पेज का लास्ट एबीसी पॉइंट के ऊपर वाला लाइन को अंडरलाइन करो, द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल हैज द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो ये जो कंट्रोल का प्रोसेस है इसके क्या क्या एलिमेंट्स है? पहला, objectives of the business system which could be operationalized into measurable and controllable standards। एक बिजनेस सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है उसको देखो और उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देखो कि जो आप अपना स्ट्रैटेजी लगा रहे हो वो कितना मेजरेबल है और कितना कंट्रोलेबल है। स्ट्रैटेजी लगा रहे हो, आप उसको मेजर ही नहीं कर पा रहे हो तो कैसे चलेगा? तो आपका कितना मेजरेबल और कितना कंट्रोलेबल है, कितना आप उस स्ट्रैटेजी को कंट्रोल कर सकते हो। फाइन। दूसरा, मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग, अच्छा अंडरलाइन कर लो, ए में मेजरेबल और कंट्रोलेबल को अंडरलाइन करो। दूसरा में मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग द परफॉर्मेंस को अंडरलाइन करो। तो एक मैकेनिज्म हो गया, पहला में तो आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, दूसरा में आप क्या कर रहे हो? आप मॉनिटर और मेजर कर रहे हो उस सिस्टम के परफॉर्मेंस को, ठीक है। तीसरा, अ मैकेनिज्म फॉर कंपेयरिंग द एक्चुअल रिजल्ट विद रेफरेंस टू स्टैंडर्ड्स। जब आप स्ट्रैटेजी बनाते हो ना तो आप एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हो कि मुझे यहाँ पहुंचना है, ये स्ट्रैटेजी लगा के मेरा ये एंड रिजल्ट होगा। उस एंड रिजल्ट से आपका एक्चुअल रिजल्ट कितना अलग है उसको देखने का एक मैकेनिज्म होना चाहिए। फाइन, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। और दूसरा, फॉर डिटेक्टिंग डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड्स, ये अलग क्यों हुआ ये देखना।
और लास्ट फॉर लर्निंग न्यू इंसाइट्स ऑन स्टैंडर्ड्स देमसेल्व्स, और बेटर इसमें क्या किया जा सकता है। करेक्ट। जैसे आपका एग्जाम का जब रिजल्ट आता है और आपका एग्जाम नहीं निकलता है, तो उसमें क्या आप बोलते हैं, अगर आप मेरे से बात करते हो तो पहले अपने वीक एरिया को आइडेंटिफाई करो। वीक एरिया आइडेंटिफाई करना मतलब क्या हुआ, आप बोलते हो ना कि मेरे मार्क्स कम आए, तो हम आपसे क्या पूछते हैं, आपने क्या एक्सपेक्ट किया था, आपका एग्जाम कैसा गया था वो तो आप जानते हो ना, वो तो आपसे बेटर कोई नहीं जानता है। तो आपने क्या एक्सपेक्ट किया था वो बताओ। अगर आपने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे को 60 आना चाहिए था और आया है 30, तो आपका जो स्टैंडर्ड था वो 60 था, आया है 30, तो ये डेविएशन क्यों हुआ, इसको वर्कआउट करना जरूरी है, इसको फाइंड आउट करना जरूरी है, राइट। सो दैट इज डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड, राइट। तो इसी को आप कर लोगे तो कंट्रोल हो गया। डी, a mechanism for feeding back corrective and adaptive information and instruction to the system। एक मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि आप करेक्टिव एक्शन ले सको वो इंफॉर्मेशन को यूज करके, जिससे आप अपना जो डेविएशन है उसको कम कर सको। क्लियर है, कोई दिक्कत। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ Control. स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। फाइन, आ जाओ नीचे। तीन टाइप होता है, 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल होता है। क्या क्या, ऑपरेशनल, मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। ऑपरेशनल कंट्रोल किसके बारे में बात करता है, अंडरलाइन करो, इंडिविजुअल टास्क और ट्रांजैक्शन एज अगेंस्ट टोटल और मोर अग्रेसिव मैनेजमेंट फंक्शन। ऑपरेशन मतलब डे टू डे, इंडिविजुअल टास्क। ऑपरेशन मतलब क्या होता है, डे टू डे, तो यहाँ पे समझो इंडिविजुअल टास्क। तो एक एक टास्क के ऊपर अगर आप कंट्रोल लगा रहे हो तो वो गया ऑपरेशनल, ठीक है। For example, procuring specific items for inventory is a matter of operational control। इन्वेंट्री के लिए क्या क्या आइटम्स चाहिए, ये हो गया एक टास्क, इंडिविजुअल टास्क। सो दिस इज ऑपरेशनल कंट्रोल। तो इस पे आप कंट्रोल लगा रहे हो कि कहीं ज्यादा रॉ मटेरियल नहीं आ जाए, वेस्टेज नहीं हो रॉ मटेरियल्स का, ठीक है, वो हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट सेकंड लाइन, द कंट्रोल एक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ, अंडरलाइन करो, रेगुलेटिंग द प्रोसेसेस विद इन सर्टेन टॉलरेंसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ इफेक्ट्स ऑफ सम एक्सटर्नल कंडीशन ऑन द फॉर्मुलेटेड स्टैंडर्ड प्लान्स एंड इंस्ट्रक्शन। ये जो कंट्रोल है इसके अंदर क्या होता है, प्रोसेस को रेगुलेट करना, क्योंकि यहाँ इंडिविजुअल टास्क है तो अपने प्रोसेस को रेगुलेट करो, सिंपल सा बात। दूसरा, मैनेजमेंट कंट्रोल में क्या आएगा, ऑपरेशनल मतलब इंडिविजुअल, तो मैनेजमेंट मतलब उससे बड़ा, राइट। ऑपरेशनल हो गया जब आप, मान लो आपके घर में पार्टी है और स्नेहा का काम है सबको कोल्ड ड्रिंक सर्व करना, ठीक है, तो दैट इज ऑपरेशनल, इंडिविजुअल, फाइन। लेकिन खुशी का काम है पूरे पार्टी को मैनेज करना, इंक्लूडिंग दैट कोल्ड ड्रिंक सर्विंग, इंक्लूडिंग की केक टाइम पे कट होना चाहिए, इंक्लूडिंग की खाने पीने का टाइम सही हो, इंक्लूडिंग की डांस वगैरह सही टाइम पे कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो और सही टाइम पे लोग चले भी जाएं फाइन। तो ये हो गया मैनेजमेंट, यानी इंडिविजुअल से बड़ा। तो मैनेजमेंट कंट्रोल में क्या क्या आएगा, मैनेजमेंट कंट्रोल इज मोर इंक्लूसिव एंड मोर एग्रीगेटिव इन द सेंस ऑफ एम्ब्रेसिंग इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज। समझ गए इसका मतलब हम लोग। सेकेंड पैराग्राफ में आ जाओ, थर्ड लाइन, the term management control is defined by Robert Anthony as the process by which managers, underline karo, process by which managers assure the resources are obtained and used effectively and efficiently in accomplishment of the organization's objectives। Could not find the line. हाँ, second paragraph, third line, second line, The process. yes, हाँ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है आपको, यही समझाया जा रहा है कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश हो जाए, जैसे अभी पूरा पार्टी सक्सेसफुली कंडक्ट हो जाए, ठीक है, उसके लिए मैनेजमेंट कंट्रोल्स देखा जाता है। कोई दिक्कत। आ जाओ नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल बहुत ही सिंपल है, आपने जो स्ट्रेटेजी लगाया उसको कंट्रोल करना है, राइट। तो दो क्वेश्चन अराइज होता है, क्या क्या, पहला, क्या स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट हो चुका है जैसा आपने प्लान किया था, और दूसरा सवाल, क्या आपका जो रिजल्ट है वो वही आया है जो आपने सोचा था आएगा। क्लियर, इंप्लीमेंट किया और दूसरा रिजल्ट क्या वैसा आया कि नहीं, फाइन। अब देखो दोनों में गैप होता है, जब आप स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते हो और इंप्लीमेंट करते हो दोनों में बहुत टाइम गैप होता है। इस टाइम गैप के ड्यूरेशन में जरूरी होता है कि आप कंट्रोल करो अपने स्ट्रेटेजी को, ठीक है। आपको धक्का दे दिया हम, सीधा चलो, आपका आंख बंद है, फाइन। तो आप क्या करोगे, आपको हम सीधा बोले तो आप अपने हिसाब से सीधा चल रहे हो, पर हो सकता है आप थोड़ा राइट लेफ्ट डेविएट हो जाओ, तो जैसे राइट लेफ्ट डेविएट हो तो मेरा काम है आपको कंट्रोल करना, राइट जा रहे हो तो हम क्या करेंगे, राइट से देंगे एक थाश सीधा चलने के लिए, करेक्ट। आप जो है वो ये टाइम गैप में कहीं डेविएट ना हो जाओ जब तक अपने रास्ते पर ना पहुंचो। इसका इंटरनल मीनिंग यही था कि जब तक सीए ना बन जाओ, बीच में डेविएट हुए तो पड़ेगा थप्पड़, ठीक है। तो अभी आप चलना शुरू किए हो
अब जैसे ही डेविएट होना शुरू करोगे पड़ेगा 2 थप्पड़, ताकि आप अपने रास्ते तक पहुंचो। लेकिन इस ड्यूरेशन में, अब ये ड्यूरेशन तो ऑब्वियसली एक दिन का बात नहीं है, इस ड्यूरेशन में समय लगेगा, साल 2 साल, राइट। फाउंडेशन में हो तब तो अभी शुरू ही हुआ है, कोई इंटर है तो ठीक है 2-3 साल जो भी है। तो भाई उस ड्यूरेशन में कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, कंट्रोल नहीं रहा तो हो गया गड़बड़। तो 4 टाइप के स्ट्रैटेजी कंट्रोल्स होते हैं, अंडरलाइन करो। पहला होता है प्रीमाइज कंट्रोल। प्रीमाइज कंट्रोल मतलब क्या होता है? स्ट्रेटेजी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन assumption or premises about complex or turbulent organizational environment over the period of time. These premises may not remain valid. Premise control underline करो। Premise control is a tool for systematic and continuous monitoring of the environment. यहाँ तक underline करो। Premise control मतलब होता है हमेशा मॉनिटर कर रहे हैं हम अपने एनवायरमेंट को, एनवायरमेंट वर्ड को बोला करो, ठीक है। हम लोग अपने एनवायरमेंट को कंटिन्यूअस मॉनिटर कर रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रीमाइज कंट्रोल। इसमें 2 टाइप का फैक्टर आता है, एक तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, क्योंकि हम लोग एनवायरमेंट को देख रहे हैं तो एनवायरमेंट का मेन फैक्टर्स क्या है? इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट, टेक्नोलॉजी, ये सब इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए। दूसरा इंडस्ट्री फैक्टर्स, जैसे कॉम्पिटिटर, सप्लायर, सब्स्टिट्यूट, ये सब को देख रहे हैं। इंटरनल एक्सटर्नल, करेक्ट, वेरी गुड, ठीक है। तो इसको जो हम लोग देख रहे हैं इसको बोलते हैं प्रीमाइज कंट्रोल, क्लियर है। दूसरा कंट्रोल है स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस। स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस में क्या होता है, अंडरलाइन करो। स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस इज अनफोकस्ड। अनफोकस्ड मतलब किसी एक चीज को नहीं देख रहे हैं हम लोग जनरल मॉनिटर कर रहे हैं। हम लोगों का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो सब कुछ जनरली मॉनिटर कर रहे हैं, जैसे रोज न्यूज चैनल देखना टू बी अपडेटेड, ये हो गया स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस, क्लियर है। क्यों देख रहे हैं हम लोग? ताकि ओवरऑल नॉलेज रहे हम लोगों का कि किस तरह से एनवायरमेंट बदल रहा है। ये कैसे कैसे हो सकता है? फाइनेंशियल या अदर न्यूज़पेपर पढ़ के, बिजनेस मैगजीन पढ़ के, मीटिंग्स अटेंड करके, डिस्कशंस में घुस के, क्लियर है। स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस may be loose form of strategic control but it is capable of uncovering information relevant to the strategy. स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस को लूज फॉर्म बोल सकते हैं, लेकिन इसके वजह से आप वो इंफॉर्मेशन को कवर कर लोगे जो आप कर ही नहीं पाते अगर आप स्ट्रेटेजी के सर्विलेंस नहीं करते तो। तीसरा स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। यहाँ क्या होता है, अंडरलाइन करो। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स में फोर्स ऑर्गेनाइजेशन टू रिकंसिडर देयर स्ट्रेटेजी। कुछ सडनली हो गया, नाम क्या है, नाम पे ध्यान दो, स्पेशल ऊपर से अलर्ट। सडनली कुछ हो गया, गवर्नमेंट ने सडनली कुछ चेंजेस कर दिया, नेशनल कैलामिटी आ गया, वो है ना अपना कोविड, हाँ लॉकडाउन हो गया सडनली, नोटबंदी, राइट, ठीक है, टेररिस्ट अटैक्स हो गए, कुछ अनएक्सपेक्टेड मर्जर एक्विजिशन हो गया, तो ये सब हो गया स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए आपके पास एक क्राइसिस मैनेजमेंट टीम होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिनका काम ही होगा इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करना, क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल के ऊपर सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल में क्या क्या आता है? मैनेजर्स क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं अपने स्ट्रेटेजी को, कैसे? जो प्लान बनाया उसको वो कॉन्क्रीट सिक्वेंशियल एक्शन में बदलते हैं, भाई एक एक्शन प्लान लेकर आते हैं, ओके। अब इसमें क्या क्या आता है नीचे देखो, स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन, सेकंड पैराग्राफ, अंडरलाइन करो। स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन इज नॉट अ रिप्लेसमेंट टू ऑपरेशनल कंट्रोल। ये ध्यान में रखना, ये जो हम लोग चारों पढ़े हैं ऐसा नहीं है कि कोई एक रिप्लेस हो रहा है या कोई एक ही फॉलो हो रहा है, एक ही टाइम पे चारों फॉलो हो सकते हैं, ठीक है। पढ़ो, अनलाइक ऑपरेशनल कंट्रोल अंडरलाइन करो, इट कंटिन्यूअसली मॉनिटर्स द बेसिक डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेटेजी। इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल में क्या होता है, हम लोग बेसिक डायरेक्शन को हम लोग कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं कि किस डायरेक्शन में हमारा स्ट्रेटेजी जा रहा है, और इसमें 2 टाइप का कंट्रोल आता है, क्या क्या? 2 बेसिक फॉर्म्स क्या क्या है? पहला, मॉनिटर करो स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट को। स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट की वजह से आपको, आप मैनेजर हो, आपको पता चलता है कि ओवरऑल स्ट्रेटेजी किधर प्रोग्रेस कर रही है, क्या रीएडजस्टमेंट्स का जरूरत है, ये पता चलता है। और दूसरा माइलस्टोन रिव्यूज। माइलस्टोन रिव्यू में क्या आएगा? All key activities necessary to implement strategy are segregated in terms of time, events, or major resource allocation. It normally involves a complete reassessment of the strategy. Underline करो. It also assesses the need to continue or refocus the direction of an organization. Milestone reviews में वो आता है कि क्या हम लोग जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं स्ट्रैटेजी, वो अगर टाइम के हिसाब से सोचें या फिर रिसोर्स के हिसाब से सोचें या फिर इवेंट के हिसाब से सोचें, तो क्या हम लोग ये अलग अलग वे में सोच सकते हैं, और अगर हाँ सोच सकते हैं तो आप ओवरऑल ये भी अलग अलग सोच के आप निकालोगे, मॉनिटर करोगे, साथ में आप ओवरऑल देखोगे कि क्या मुझे कुछ एक को चेंज करने का जरूरत है,
वो हुआ माइलस्टोन रिव्यू। एक शॉर्ट टर्म है और एक लॉन्ग रन। राइट, एक लॉन्ग रन हो गया, एक शॉर्ट रन हो गया, ठीक है। तो अगर आपको ये देखना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्शन ही बदलना है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, आप माइलस्टोन रिव्यू करोगे। और मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट हो गया, ओवरऑल स्ट्रेटेजी किधर जा रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, ये देखना। कोई दिक्कत, क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट पेज। स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स, अब इसमें वैसा कुछ खास नहीं है। आ जाओ नीचे, मैनेजिंग द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंप्लीमेंटिंग अ स्ट्रेटेजी। बेसिकली यहाँ पर आपको यही बताया है कि आप स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस को मेजर कैसे करोगे। तो उसके लिए अगर पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को देखना है तो उसके पॉइंट आपको, मतलब उसके पैराग्राफ दिए हुए हैं, एक बार फटाफट से रीड करो। कौन रीड करेगा? गुनून रीड करो। People involved in the planning process for the implementation of a strategy may be affected by two sets of forces. The rational forces of openness, communication, and self-analysis can exist on the one hand. On the other hand, there could be a political forces concerned with preserving empires and fostering internal rivalry that urge knowledge, retention, selective communication, and control. When these two techniques conflict, the politically acceptable aspects may end up in the explicit strategy, while the sensitive element may form an unspoken plan that contains the implicit strategy. इन शॉर्ट, हम लोग को ये देखना पड़ता है कि हमारे स्ट्रैटेजी को मेजर कैसे करना है। उसके लिए कुछ बात ऐसी होती है जो बोलने वाली बात नहीं है, कुछ बात एक्सप्लेन होता है, ठीक है। ये बस समझने का था, नॉट इम्पॉर्टेंट। आ जाओ नेक्स्ट पेज में, विच इज इम्पोर्टेंट, टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स। क्या क्या टाइप के स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर है? पहला फाइनेंशियल मेजर, बहुत ही सिंपल है। क्या क्या टाइप ऑफ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर है? फाइनेंस को मैनेज मेजर करना, जैसे आपके रेवेन्यू ग्रो हो रहे हैं कि नहीं, रिटर्न ग्रो हो रहा है कि नहीं, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है कि नहीं, राइट, यही हो गया फाइनेंशियल मेजर। दूसरा, कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं, कस्टमर रिटेन हो रहे हैं कि नहीं, आपसे सामान बार बार खरीद रहे हैं कि नहीं, कस्टमर कितने लॉयल हो रहे हैं, इसको मेजर करना। तीसरा, मार्केट कैसा है, मार्केट शेयर बढ़ रहा है कि नहीं, कस्टमर नए नए अक्वायर कर पा रहे हैं कि नहीं हम लोग, कस्टमर एक दूसरे को रेफर कर रहे हैं कि नहीं, क्लियर है, ये सब हो गया मार्केट मेजर्स। तीसरा, एम्प्लॉय खुश है कि नहीं, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है कि नहीं, एम्प्लॉय कितना एंगेज हो रहे हैं आपके प्रोजेक्ट्स में, आपके स्ट्रेटेजीज में, एम्प्लॉय का रहने का रिटेंशन रेट क्या है, राइट। चौथा, इनोवेशन मेजर्स, इनोवेशन कौन लेके आता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट लेके आती है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग जो हम लोग खर्चा कर रहे हैं उसके हिसाब से इनोवेशन मिल रहा है कि नहीं, पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं कि नहीं, ये सबको अगर आप मेजर कर रहे हो तो दैट इज इनोवेशन मेजर्स। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल मेजर्स में क्या आ जाएगा, वेस्ट रिड्यूस हो रहा है कि नहीं, कार्बन इमिशंस कैसे हैं आपके, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा तो नहीं कर रही है कंपनी, एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम तो नहीं कर रही है, तो ये हुआ एनवायरमेंटल मेजर्स। समझ आया? तो आप अपने स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस को होलिस्टिकली कैसे कर सकते हो, 4P यहाँ पे आपको बताया हुआ है, उसके हिसाब से नीचे आ जाओ। द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर, तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है आपके स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर का? पहला तो गोल को अलाइन करो। गोल कैसे अलाइन करोगे? स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर हेल्प करता है ताकि आप अपने स्ट्रेटेजी और अपने गोल को अलाइन कर सको, राइट। दूसरा, रिसोर्स एलोकेशन कर सको। आप स्ट्रेटेजी परफॉर्मेंस को मेजर क्यों करोगे? ताकि आप अपने गोल अलाइनमेंट कर सको, रिसोर्स एलोकेट कर सको, जो आपकी स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए जो रिसोर्सेज नेसेसरी है आप उसमें लगा दो, जो जरूरी नहीं है वो रिसोर्सेज बचा लो, करेक्ट। तीसरा, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कर पाओगे। अगर आप अपने स्ट्रेटेजी को, अपने परफॉर्मेंस को मेजर ही नहीं करोगे तो आप इंप्रूवमेंट कैसे करोगे, राइट। जस्ट लाइक इवन योर स्टडीज, अगर आपका स्टडीज है, स्ट्रेटेजिक आपने एक बनाया, आपने अपना स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट किया ताकि आप एग्जाम में अच्छा से क्लियर कर सको, तो अपने परफॉर्मेंस को मेजर कैसे करोगे? आप ये देखोगे कि आपका जो गोल है कि मुझे अपना एग्जाम क्लियर करना है, उसके हिसाब से आपका स्ट्रेटेजी अलाइन हुआ कि नहीं, राइट। दूसरा, रिसोर्स क्या है आपके लिए? टाइम है, तो आप टाइम को ठीक से यूटिलाइज कर पा रहे हो कि नहीं, वैसे चीजों में टाइम दो जो आपके स्ट्रेटेजी में हेल्प करेगा, और वैसे चीजों में टाइम मत दो जो आपका उस गोल को फुलफिल करने में हेल्प नहीं कर रहा है, उस टाइम को बचा लो। कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट होना चाहिए। कल 1 घंटा पढ़ पाए थे, आज 2 घंटा पढ़ोगे, परसों 3 घंटा पढ़ोगे, चौथा दिन 4 घंटा पढ़ोगे, अब उस 4 घंटा में भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, फाइन। नेक्स्ट, एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी। एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी मतलब आप ये देखोगे कि आपके स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आता है? शेयर होल्डर, कस्टमर, सप्लायर और एम्प्लॉइज, बहुत लोग जो भी आते हैं आपके स्टेक होल्डर्स में, तो वो स्टेक होल्डर्स
के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। करेक्ट। तो आप ये देखोगे, आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपके टीचर्स आपको क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपके पेरेंट्स आपकी तारीफ करेंगे, ठीक है, अच्छा अच्छा खासा खाना पीना मिलने लगेगा, राइट। तो ये सब हो गया एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, राइट स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर को चूज कैसे करेंगे, कुछ फैक्टर्स दिए हुए उसके बेसिस पे करोगे। पहले आप देखोगे रेलेवेंस। रेलेवेंस मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ऑब्जेक्टिव, ये सबको आप देखोगे कि क्या वो रेलेवेंट है जो स्ट्रैटेजी आपने लगा दिया, ठीक है। अब जो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उससे आपका स्ट्रैटेजी रिलेट करना चाहिए। तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो यही देखेगा, परफॉर्मेंस जो मेजर कर रहे हो आप उसमें यही देखोगे कि वो दोनों रेलेवेंट है कि नहीं। करेक्ट। दूसरा, डेटा अवेलेबिलिटी। देखो, मेजरमेंट करने के लिए डेटा चाहिए, कैसे मेजर करेंगे, डेटा चाहिए, राइट। वो डेटा आप कलेक्ट करो टाइमली मैनर में, ताकि आप क्या कर सको, एनालाइज कर सको। क्लियर। तीसरा, डेटा का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। अगर आपके डेटा का क्वालिटी अच्छा नहीं होगा तो आप एनालिसिस कर पाओगे, ऑब्वियसली नहीं, आपको करेक्ट, एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए डेटा क्वालिटी पे ध्यान दो, और साथ ही साथ डेटा टाइमलीनेस। टाइमलीनेस मतलब हो गया सही टाइम पे आपको डेटा मिल जाना चाहिए। डेटा मिलने में इतना समय लग गया कि वो डेटा ही चेंज हो गया, ठीक है, तो आपके रिजल्ट्स भी उल्टे सीधे आएंगे। तो इस पे ध्यान दो। कोई दिक्कत है? क्लियर है? तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है कंप्लीट। ये जो आपके 4 पॉइंट्स हैं, राइट स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर, इसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन पूछ सकता है, सो लर्न दिस। इसके पहले वाला जो टॉपिक था, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर, दिस कैन आल्सो बी आस्क्ड एज अ सेपरेट क्वेश्चन, तो इसके पॉइंट्स भी आपको लर्न करने हैं। और इसके ऊपर जो आपके थे टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स, ये भी आपको लर्न करना है, ठीक है। चलो, और ऊपर का तो हम आपको बता ही दिए इसके पहले का, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ आपका एंटायर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट होता है कंप्लीट। अब एमसीक्यूज जो दिए हुए चैप्टर एंड में वो सॉल्व कर लो, और चैप्टर एंड में कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी आप एक बार रीड कर लेना, जो आप पढ़े हो उसी के बेसिस पे है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना।